नमस्कार। खोए हुए चंद्रयान-1 से जुड़ी अहम खबर और मिट्टी से बने अनोखे फ्रिज के अलावा विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी कई अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। इन खबरों के अलावा आज के अंक में हम चर्चा करेंगे तकनीक के क्षेत्र में भारत के सफर और उपलब्धियों पर। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। नासा ने खोजा इसरो का चंद्रयान-1। 8 साल पहले टूट गया था संपर्क। सर्दियों के बाद मुंबई में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। अध्ययन के बाद सामने आए आंकड़े। मिट्टी से बना अनोखा फ्रिज बिना बिजली के करता है कई काम। और खोज खबर में चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर। 22 अक्टूबर 2008 ये वो दिन है जब इसरो ने चंद्रमा को जानने के लिए चंद्रयान-1 लॉन्च किया। लेकिन लगभग 1 साल बाद ही 29 अगस्त 2009 में इसरो का चंद्रयान-1 से संपर्क टूट गया और इसरो ने इसे खोया हुआ मान लिया था। लेकिन करीब 8 साल बाद नासा ने चंद्रयान-1 का पता लगा लिया है और वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत का पहला उपग्रह था चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 ने 1 साल तक सफलतापूर्वक डेटा इकट्ठा किया और अपने लिए तय 95% लक्ष्य पूरा कर दिया। 2009 में उसने काम करना बंद कर दिया और मिशन समाप्ति की घोषणा हो गई। लेकिन जिस उपग्रह को उस वक्त से अंतरिक्ष में खोया हुआ माना जा रहा था, अब नासा ने उसे ढूंढ निकाला है। चंद्रयान-1 की खोज के लिए एक आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, जिसे नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने विकसित किया है और जो अंतर उपग्रह रेडार का इस्तेमाल करता है। चंद्रयान के अलावा इस तकनीकी की मदद से नासा के रिकॉनेजेंस ऑर्बिटर की भी खोज हुई है। नई तकनीक में कैलिफोर्निया स्थित नासा के गोल्डन स्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स में 2030 फीट एंटीना और वेस्ट वर्जीनिया में 330 फीट के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। प्रयोग के दौरान शोधकर्ताओं की टीम ने गोल्ड स्टोन एंटीना से चांद की दिशा में ताकतवर माइक्रोवेव बीम छोड़ा और ग्रीन बैंक टेलीस्कोप से धरती पर वापस लौटने वाली प्रतिध्वनि पकड़ी। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शोधकर्ताओं ने LRO और चंद्रयान की स्थिति का पता लगा लिया। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने रेडार के डेटा के आधार पर उपग्रह की दूरी और भविष्य में इसकी कक्षा की भी भविष्यवाणी बेहतर तरीके से करने के लिए उसकी गति का भी आकलन लगा लिया है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि चंद्रयान-1 उनकी उम्मीदों के मुताबिक अपनी कक्षा में ही मौजूद है। सक्रिय और निष्क्रिय उपग्रहों की स्थिति तलाशने की तकनीकी विकसित होने से उम्मीद है कि भविष्य में चंद्रमा पर मिशन भेजने की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का गहरा प्रभाव देखने को मिला, जहां लोगों का घरों से निकलना यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तो वहीं हाल ही में सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक सर्दियों के बाद मुंबई में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी खराब पाया गया है। यह अध्ययन फरवरी से 13 मार्च के बीच किया गया है। हाल में जब संयुक्त राष्ट्र ने दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया था, तो उस पर भारी विवाद हुआ। लेकिन इतना तय है कि भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हाल के एक अध्ययन के मुताबिक मुंबई ने प्रदूषण के मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, ये माना जा रहा था कि सर्दियों के कुहासे के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफी कम रहेगी।
लेकिन सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के इस साल फरवरी से मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में सर्दियों के बाद हवा की गुणवत्ता दिल्ली से भी खराब रही है। सफर के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में हवा की गुणवत्ता का इंडेक्स 312 था, जबकि दिल्ली में कुल मिलाकर हवा की गुणवत्ता का इंडेक्स 105 रहा। यानी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई की हवा दिल्ली की हवा की तुलना में 3 गुना अधिक प्रदूषित थी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मुंबई में 20% बहुत गंदी हवा वाले दिन थे, जबकि दिल्ली और पुणे में ऐसा एक भी दिन नहीं था। गंभीर बात यह भी है कि दिल्ली में 40% और पुणे में 47% संतोषजनक हवा गुणवत्ता वाले दिन दर्ज किए गए, जबकि मुंबई में ये आंकड़ा महज 13% था। 20 मिलियन से कुछ अधिक आबादी वाली मुंबई में वायु प्रदूषण का बढ़ता दर निश्चित रूप से काफी चिंताजनक है। माइक्रोस्कोपिक प्रदूषण के कण आसानी से इंसानों के फेफड़ों और त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं पैदा करते हैं, जिनमें सांस लेने में परेशानी और विभिन्न प्रकार की एलर्जी शामिल है। एक ओर मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर दिल्ली की हवा पिछले महीने तुलनात्मक दृष्टि से साफ रही है। जानकारों का कहना है कि ये हाल में हुई बारिश और तेज हवा का नतीजा है। फ्रिज तो आज हम सभी के घर में मौजूद है, लेकिन अगर बिजली ना हो तो फ्रिज किसी काम का नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब एक ऐसा फ्रिज बना लिया गया है जो बिना बिजली के आपको ठंडा पानी भी देगा और साथ ही खाने की चीज़ों को ताज़ा भी रखेगा। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रिज गर्मियों का एक ऐसा साथी है जिसके बिना हम अपने घर को अधूरा समझते हैं। फिर चाहे सब्जियों और फलों को ताजा रखने की बात हो या फिर ठंडे पानी की जरूरत, गर्मियों के बढ़ने के साथ साथ फ्रिज की जरूरत भी बढ़ती जाती है। वहीं अगर दूर दराज के इलाकों की बात करें तो बिजली की किल्लत और कीमत ज्यादा होने की वजह से फ्रिज हर घर तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में सूरत के रहने वाले मनसुख भाई प्रजापति ने अपने सूझबूझ से एक ऐसा देसी तरीका निकाला है जो किफायती होने के साथ साथ बेहद फायदेमंद भी है। दरअसल मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए मनसुख भाई प्रजापति ने एक ऐसा फ्रिज बनाया है जो पानी को ठंडा तो करता ही है, साथ ही साथ फलों और सब्जियों को भी ताजा रखता है। पानी की वजह से उसकी दीवार ठंडी होती है, दीवार की वजह से अंदर का सब्जियां और फ्रूट फ्रेश रहते हैं। एक एक पार्ट बनाते हैं हम, जैसे एक दीवार है, दूसरी दीवार है, उसी तरह दूसरी सब दीवार इकट्ठा कर कर के हम हैंडवर्क से पूरा बनाते हैं। एक फ्रिज को सुखाने में कम से कम 5 से 7 दिन तक उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा लग जाते हैं तो इसकी जो पोरोसिटी होती है, छिद्र होता है, वो बंद हो जाते हैं तो कूलिंग नहीं होते। कूलिंग होने की वजह ये है कि इसके अंदर छिद्र है। ये छिद्र जो धूप डायरेक्ट लग जाते हैं तो ये दीवार सूख जाती है तो ये पोरोसिटी बंद हो जाती है। तो इसको धीरे धीरे सुखाना पड़ता है और 8 दिन में एक ही फ्रिज बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मिट्टी के फ्रिज को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत नहीं होती। दरअसल ये फ्रिज सामान्य वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें ऊपर की ओर लगभग 5 लीटर पानी इकट्ठा करने की जगह बनाई गई है। यहाँ से पानी रिसकर फ्रिज की दीवारों तक पहुँचता है। फ्रिज की अंदर की गर्मी को अवशोषित करते हुए फ्रिज को ठंडा करता है। ऊपर की ओर इस फ्रिज में एक नल भी लगाया गया है, जिससे ठंडा पानी निकाला जा सकता है। इस फ्रिज में 2 चेंबर्स बनाए गए हैं, जो फलों, सब्जियों के अलावा खाद्य पदार्थों को 3 से 4 दिन तक ताजा रखता है और साथ ही उनके स्वाद को भी बनाए रखता है। फ्रिज के अलावा भी मनसुख भाई ने मिट्टी का वाटर फिल्टर, वाटर बॉटल, डिनर सेट, तवा आदि विकसित किया है,
जिसकी बाजार में काफी मांग है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। ये जानी हुई बात है कि भारत में दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक विकसित हुआ। अब पता चला है कि भारत धरती के कुछ प्राचीनतम पौधों का भी घर रहा है। मध्य भारत के चित्रकूट में शोधकर्ताओं को लाल अलगी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे प्राचीनतम पौधों में से एक माना जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक धागे की तरह के अवशेष फॉस्फेट बहुल परतदार चट्टानों के बीच दबे हुए पाए गए हैं और जिनकी उम्र 1.6 बिलियन साल है। लाल अलगी जलीय पौधों का प्राचीनतम प्रकार है। रिपोर्ट के मुताबिक अवशेष में वैसी कोशिकाएं भी पाई गई हैं जिनसे प्रकाश संश्लेषण होता था। एक दिलचस्प खोज में वैज्ञानिकों को दुनिया का पहला ऐसा मेंढक मिला है जो अंधेरे में चमकता है। ये मेंढक सांता फे अर्जेंटीना में पाया गया है और इसका नाम साउथ अमेरिकन पोल्का डॉट फ्रॉग या हिप्सिबोआस पंक्टेटस रखा गया है। सामान्य रोशनी में इस मेंढक में हरे, पीले और लाल रंग की धारियां दिखती हैं, लेकिन अंधेरे में इससे नीली और हरी रोशनी निकलती है। अध्ययन के मुताबिक मेंढक के लिम्फ ऊतक और त्वचा में हाइलोइन L1, हाइलोइन L2 और हाइलोइन G1 नाम के 3 अणु और ग्लैंड से निकलने वाले स्राव चमकदार हरी रोशनी के लिए जिम्मेदार हैं। आदिम मानव की जिंदगी से जुड़े नए तथ्यों की जानकारी हासिल करने के लिए मेक्सिको के पुरातत्ववेताओं ने 14,000 साल पुराने मैमथ के अवशेषों पर काम शुरू कर दिया है। टुल्टेपेक में पाए गए मैमथ के अवशेष टुकड़ों में बंटे थे, जिसे 14,000 साल पहले शिकारियों या आदिम मानवों ने टुकड़ों में काट डाला था। Y bueno, este hallazgo de Tultepec es importante porque corrobora en forma indirecta, pero esa presencia humana hace 14,000 años. En el caso del mamut de Tultepec, y siguiendo el registro estratigráfico, se pudieron identificar varias capas naturales que han sido fechadas en diferentes excavaciones. अवशेष को टुल्टेपेक की नगर पालिका भवन में रखा गया है, जहां इसे आम आदमी देख सकता है। अवशेष को सुरक्षित रखने की दिशा में काम जारी है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वे के हवाईयन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक किलोइया ज्वालामुखी से तरल लावा बह रहा है, जो हवाई के बिग द्वीप में फटा था। जानकारों के मुताबिक तरल लावा का तापमान 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और यह जमीन से बहकर समुद्र में जा रहा है। सफाई के क्षेत्र में सूरत ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। 15 मार्च को सूरत के 2014 निवासियों ने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई की और सड़क पर अधिकतम लोगों द्वारा झाड़ू लगाने के मामले में विश्व कीर्तिमान बनाया। 7 नवंबर 2015 को मेक्सिको के अंदर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रस्तावित किया गया था। वहां पर करीब 1000 लोगों ने इस विक्रम को बनाया था, जिसको सूरत के नागरिकों ने इकट्ठा होकर 2104 पार्टिसिपेंट्स ने इकट्ठा होकर इस विश्व विक्रम को तोड़ने को और नया विश्व विक्रम कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ है। ये आयोजन यूथ फॉर गुजरात नाम के एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन ने किया था। इस दौरान प्रतिभागियों ने सड़क पर ना थूकने और साल भर में 100 घंटे सफाई को देने की प्रतिज्ञा की। एक दिलचस्प घटना में एक रोबोट अभिनेता ने अपने अभिनय के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। एक अद्भुत प्रयोग में स्पिलकिन नाम के नाटक में जूडी नॉर्मन के साथ एक मानवीय रोबोट हेस्पियन ने भी अभिनय किया।
for the play, we have pre-programmed every single thing the robot says and every single thing the robot does, all the moves. There's about nearly 400 separate cues, but they're made up of other files all stuck together. So there's probably a couple of thousand cues in reality. And so the robot will always say the same thing and move in the same way depending on what cue is being triggered at what particular time, which puts a big pressure on the actor acting with the robot to always have the right lines, always stand in the right place, so that the robot is looking in the right direction at that particular moment. So it's a really tough call for the actor. ये रोबोट इस नाटक में मुख्य किरदार निभा रहा था और थिएटर के कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ था, जहां एक लैपटॉप के जरिए इसकी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। तकनीक वो सीढ़ी है जो किसी भी देश को आगे बढ़ने में काफ़ी अहम रोल निभाती है, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ये तकनीक का ही कमाल है जो आज हम धरती से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी छाप छोड़ रहे हैं। बात करें भारत की तो पिछले कई दशकों में देश ने तकनीक के माध्यम से सफलता के कई अहम मुकाम हासिल किए हैं। आज भारत अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेजने वाला देश है, तो वहीं दूसरे क्षेत्रों में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन्हीं कुछ उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में। Six, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 15 फरवरी 2017 ये वो दिन था जब भारतीय विज्ञान का सबसे दमदार चेहरा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक ऐसा कदम उठाया जो इससे पहले किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने नहीं उठाया था। इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने में सफलता प्राप्त की। ये पहली बार नहीं था जब इसरो की गतिविधियों ने दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर किया था। भारतीय शोधकर्ताओं ने पहले भी ऐसे कई कारनामों को अंजाम दिया है। सत्तर साल के छोटे से समय में भारत ने खुद को आर्थिक रूप से त्रस्त एक तकनीकी रहित देश से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया के अगुवा नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। इसके लिए हमारा वैज्ञानिक समुदाय निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। आज भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में 21 से अधिक परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, जो देश की बढ़ती आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल 30,292.91 गीगावाट आवर बिजली उत्पन्न कर रही हैं। हम नवीकृत और दीर्घकालीन ऊर्जा की दिशा में भी नई तकनीकियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अपनी आंखें एक बार फिर जमीन से आकाश की ओर उठाते हैं। अंतरिक्ष पर्यवेक्षण में भी भारत ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप से ये संभव हो पाया है। भारतीय शोधकर्ता अंतरिक्ष की गुत्थी सुलझाने के लिए हानले, ऊटी, नारायणगांव और देवस्थल में लगे टेलीस्कोप का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक ओर हम 30 मीटर टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अंतरिक्ष पर नजर रखने के लिए एस्ट्रोसैट भी उपयोग में ला रहे हैं। समुद्र की ओर नजर दौड़ाएं तो हमारे पास सिंधु साधना है। इस जहाज को हमने खुद विकसित किया है, जिसमें समुद्र अनुसंधान से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। सिंधु साधना समुद्र के भीतर संसाधनों का आकलन करता है और समुद्र के बारे में हमारी समझ को मजबूत बनाता है। एक राष्ट्र के रूप में हम आज बायोटेक केंद्र, आईटी केंद्र, जेनेरिक फार्मा केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र और काफी कुछ हैं। ये मुकाम हमने अपने संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल के जरिए हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दुनिया के कुछ विशालतम सहयोगात्मक प्रयोगों के अहम साझेदार हैं।
एसोसिएट सदस्य के रूप में सर्न में नए कणों की खोज हो या गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे हैड्रॉन कोलाइडर, लीगो वेधशाला और 30 मीटर टेलीस्कोप का अहम हिस्सा हैं। धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन एक अहम मुकाम हमारे कदमों के नीचे है और अब भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसे विज्ञान और तकनीकी की दिशा में नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।